गाइस, सो आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप आईटी स्टॉक के बारे में जो कि भविष्य में बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। बट कंडीशन अप्लाइड कि ये सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए हैं जिनका रिस्क एपेटाइट बहुत ही अच्छा है, और ये करंटली अभी मार्केट पे 50+% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। तो इसके बारे में हम डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, इनके कुछ काम देखेंगे जो इनके डिफरेंट वर्टिकल्स में डिवाइडेड है, और इनके हम कुछ की पॉइंट्स देखेंगे। साथ ही साथ हम इनके जो सपोर्ट रेंज है, जो रेसिस्टेंस है, और कहाँ पे आपको एक्युमुलेट करना चाहिए, वो भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं लेटेंट व्यू स्टॉक के बारे में, और ये बेसिकली आईटी कंपनी है जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। और प्राइमली इसका फोकस जो रहता है, ये डेटा एनालिटिक्स में ज़्यादा काम करती है। मतलब इसका जो प्राइम वर्क एरिया आप देखोगे वो डेटा एनालिटिक्स हो गया, डेटा इंजीनियरिंग हो गया, और जो बिज़नेस एनालिटिक्स होता है। तो ये सारे इनके की एरियाज़ हैं जहाँ पे ये अपना काम काज करती है। सो मेनली ये जो कंपनी है लेटेंट व्यू, सो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे स्क्रीन पे, तो जो ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हैं वो जितने भी ऑलमोस्ट जितने भी कंपनीज़ हैं जिनके बिजनेसेस रन कर रही हैं, तो उनके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं डे टू डे लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं जिससे वो ग्रो कर सकते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक केस स्टडीज़ है, तो वो सारे ही प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ये प्रोवाइड करती हैं। तो इनका जो पहला की एरिया आप देखोगे कंसल्टिंग है। तो बेसिकली कंसल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी अपना ग्रोथ बढ़ाना चाहती है, जस्ट इन केस उनकी सेल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो आप कह सकते हो कि जो टारगेटेड ऑडियंस है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो वो कंसल्ट करती है लेटेंट व्यू को, बिकॉज लेटेंट व्यू का एक्सपर्टाइज ही डेटा एनालिटिक्स के का है। सो बेसिकली जो भी कंपनी का डेटा होता है, जो उसके सेल्स रिकॉर्ड्स हैं, या जो उनका टारगेट कस्टमर्स है, उस डेटा को ये रीड आउट करते हैं, उस पर एनालिसिस करते हैं, देन उस पर जो डेटा इंजीनियरिंग होती है वो करते हैं, और जो फाइनल आउटकम निकालते हैं। तो वो जो फाइनल आउटकम रहता है वो ये प्रोवाइड करते हैं सॉल्यूशंस, जो भी कंपनी को ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही होती है, या सेल्स में प्रॉब्लम आ रही होती है, या टारगेट ऑडियंस तक नहीं पहुंच पा रही होती हैं, तो वो उनके की सॉल्यूशंस को लेके वो अपने बिज़नेस को आगे एक्सपेंड कर सकती हैं। तो जो भी छोटे मोटे बिजनेस के जो नीड्स हैं या प्रॉब्लम्स है, उनको रिजॉल्व करती है। तो कंसल्टिंग का मतलब होता है कोई ऐसी कंपनी जिसकी एक्सपर्टाइज़ है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग और इंस्टेड ऑफ वो कंपनी खुद से उस पर R&D करे, इससे बेटर है कि वो जो एक्सपर्टाइज़ है जिस कंपनी का उस पर, उसको रीच आउट करे और वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस पे काम कर सके। देन तो एक कंसल्टिंग एक इनका हो गया। देन इनका दूसरा जो है वो है बिज़नेस एनालिटिक्स एंड इंसाइट्स। सो बेसिकली बिज़नेस एनालिटिक्स होता क्या है? सो बिज़नेस एनालिटिक्स का मतलब होता है कि जो भी डेटा है कंपनी का, क्योंकि सब कुछ सारा खेल पूरा डेटा पे ही है आज के टाइम में, सब कुछ डेटा का खेल है। तो जो भी कंपनी का डेटा है, जिनको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो उन उस डेटा को क्या करते हैं, ये रीड करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बारे में R&D करते हैं ये, और जब उसका एक फ़ाइनल आउटकम निकलता है, तो वो जो आउटकम रहता है वो उस बिज़नेस के, जो भी बिज़नेस, जो कंपनी का बिज़नेस कर रही होती है, उसके जो डिसीजंस होते हैं उसको इम्प्रूव करती हैं, कि उनको कहाँ पे सेल्स अपनी बढ़ानी है, या फिर कौन से ऐसे ऑडियंस है, जो कस्टमर्स हैं, उनके टारगेटेड कस्टमर्स से कैसे रीच आउट कर सकते हैं। तो ये कुछ की एरियाज़ होते हैं जिस पे उनके बिज़नेस डिसीजंस रिलाई कर रहे होते हैं, और जब ये बिज़नेस डिसीजंस आप कह सकते हैं रिफाइन हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी को बहुत ही अच्छा बूस्ट मिलता है। तो बिज़नेस एनालिटिक्स का मतलब ही यही होता है कि जैसे कि आपके जो डेटा है उस पर इन्होंने मैथ्स अप्लाई करी, देन उसके जो भी डेटा के स्टैटिक्स हैं उसको इन्होंने एनालाइज़ किया, देन उसके बाद मशीन लर्निंग को इन्होंने उस पर मतलब जो भी इनके स्टैटिक्स हो गए, मैथ्स हो गए, उस पर इन्होंने मशीन लर्निंग अप्लाई करी, और उसके बाद जो एक फाइनल आउटकम आता है, जो कि एक आप कह सकते हो कि मीनिंगफुल पैटर्न होता है डेटा के अंदर, तो वो आउटकम निकल के आता है, और उसके बेसिस पे बिज़नेस फिर अपने डिसीजंस लेते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ, जिससे उनकी सेल्स और कस्टमर रीच उनकी इम्प्रूव होती है। देन डेटा इंजीनियरिंग होता है इनका। सो डेटा इंजीनियरिंग में क्या करते हैं? सो बेसिकली डेटा इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो डेटा पड़ा हुआ है कंपनी का, अब डेटा कंपनी का एन नंबर्स ऑफ डेटाज होते हैं। अब डेटा का एग्जांपल आप मैं दूँ तो आपको कह सकता हूँ, जैसे एक कंपनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी ई कॉमर्स कंपनी ले लीजिए। अब उसके कुछ ऑर्डर्स होंगे, उसके कुछ आपके कस्टमर्स होंगे, उनका कुछ जो भी कस्टमर्स हैं उनके बिलिंग एड्रेस होंगे, शिपिंग एड्रेस होंगे। सो डिफरेंट एन नंबर ऑफ डेटा उनके पास रहते हैं कंपनीज़ के, अलग अलग पूरे वर्टिकल्स में रिकॉर्ड्स होते हैं डेटा के। बट ये जो डेटा रहता है ये रॉ डेटा होता है। बेसिकली रॉ डेटा क्या होता है, मतलब रॉ का आप मतलब समझोगे तो जो कच्चा होता है, मतलब रॉ डेटा जिसका कोई ऐसा यूज़ नहीं है, तो उस रॉ डेटा को डेटा इंजीनियरिंग के अंदर एनालाइज़ किया जाता है। डेटा साइंटिस्ट होते हैं हमारे, जो रॉ डेटा होता है उसको मतलब इस फॉर्म में बनाना, इस फॉर्म में अरेंज करना कि वो कुछ यूजेबल डेटा बन जाए। जब वो यूजेबल डेटा बनता है तो उस डेटा को ये डेटा साइंटिस्ट को दिया जाता है, या अभी जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, R&D डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, उनको ये यूजेबल जब डेटा दिया जाता है, तो उससे फिर वो फर्दर एनालिसिस करके, और ये जो आपके
जो हमने पहले पॉइंट में बात करी कि बिज़नेस एनालिटिक्स करते हैं, देन वो सारी चीज़ें होती हैं उसमें, जिसके अकॉर्डिंग फिर बिज़नेस डिसीजंस लिए जाते हैं। देन आपका डेटा साइंस हो गया। सो बेसिकली डेटा साइंस में आपका इनके जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी इसमें से काफ़ी कंपनीज़ इनकी क्लाइंट्स हैं, जिनको ये अपने डेटा के ऊपर आर&डी करके उसका आउटकम देते हैं, जो फर्दर वो अपनी कंपनीज़ अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में यूज़ करती हैं। सो ये कुछ ब्रॉडर 4 कैटेगरीज हो गई जिसमें कि ये काम करते हैं। अभी ये जो एनालिटिक्स करती है, ये जो कंपनी है लेटेंट व्यू, सो ये बेसिकली किस किस वर्टिकल में अपनी एनालिटिक्स करती है। तो इनका पहला जो हो गया वो कस्टमर में करते हैं, ये देन सप्लाई चेन में करते हैं, मार्केटिंग में करते हैं, एचआर में करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स जो होता है हमारा, देन फाइनेंस एंड रिस्क में करते हैं। सो बेसिकली करते क्या है इसमें, सो ऑल टुगेदर आप देखोगे तो कस्टमर के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो कस्टमर के बिहेवियर्स होते हैं, जो बेसिकली आपका डिनोट करता है, सॉरी नाउ आप ये देखोगे तो इनके जो कस्टमर बिहेवियर हैं उस पे ये काम करते हैं कि कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो प्रोडक्ट को उसको प्रोडक्ट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो कोई नया कस्टमर है जिसने एक बार ख़रीदा है, उसने वापस रीपरचेज़ किया कि नहीं किया, उसकी लॉयल्टी कैसी है प्रोडक्ट के अगेंस्ट, उसको ये एनालाइज़ करते हैं। जैसे सप्लाई चेन में इनका क्या काम रहता है, सप्लाई चेन में बेसिकली ये जो मैट्रिसेस होते हैं आपके, बेसिकली सप्लाई चेन में मेजर किया जाता है कि कितना प्रोडक्ट बन रहा है और कितना वो रीयूज़ हुआ जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम हुई जा रही है, उसको एनालिसिस करना, और कहीं ऐसा तो नहीं कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई है और डिमांड उतनी है नहीं। तो ये सारे फैक्टर को एनालाइज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है। सो ये सप्लाई चेन का एरिया हो गया। देन मार्केटिंग भी, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। तो मार्केटिंग में क्या होता है कि अपने प्रोडक्ट को या अपने ब्रांड को किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है, उसका एनालिसिस किया जाता है इनके थ्रू, कि जो जिस हिसाब से वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो टारगेट ऑडियंस तक रीच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो गलत ऑडियंस को रीच हो रहा है, क्योंकि अगर गलत ऑडियंस को रीच होगा तो कोई इतना वैल्यू ऐड नहीं होगा, गलत ऑडियंस से इंटरेस्टेड नहीं होगी और वो वेस्ट हो जाएगा, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे। तो उसको भी ये एनालाइज़ करते हैं। देन एचआर एरिया होता है, ह्यूमन रिसोर्स को भी एनालाइज़ करते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या इनको एनालिसिस करना होता है, इसमें ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉय काम कर रहा है कंपनी के अंदर, क्या वो मतलब हैप्पीली काम कर रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपर परफॉर्मेंस मिल रहा है, उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उसका रिटेंशन है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो 6 महीना 8 महीना काम किया, 1 साल काम किया, देन उसने स्विच कर लिया। तो ये एम्प्लॉय रिटेंशन का डेटा पूरा एनालाइज़ करते हैं कि अगर ऐसा हो रहा है बार बार तो इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन, क्योंकि अगर एम्प्लॉय रिटेन नहीं हो पा रहा है, वो स्विच कर दे रहा है, तो कंपनी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, कॉस्ट के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है और उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो रहती है वो डिक्रीज़ होती है। देन आपका फाइनेंस एंड रिस्क का एरिया है। सो बेसिकली इसमें ये देखते हैं फाइनेंस के अंदर कि जो इनका पोर्टफोलियो है फाइनेंस का, वो प्रॉपर ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर कहीं सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ आ रहा है तो वो डिक्रीज़ क्यों आ रहा है, उसके की रीजंस क्या हैं, उसको ये पूरा एनालिसिस करते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हुए। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनको जो रिकॉग्निशन मिले हुए हैं वो इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे और नामी कंपनी से मिले हुए हैं। जैसे आप देखते हो डिलाइट ने भी इनको रिकॉग्नाइज़ किया है, देन नेस्कॉम ने इनको रिकॉग्नाइज़ किया 2018 में। सो इट्स अ वेरी गुड साइन कि कंपनी जो काम कर रही है वो थ्रू आउट द इंडस्ट्री वो कहीं ना कहीं हाईलाइट हो रहा है और उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। अभी हम इनके कुछ की फाइनेंशियल्स पे एक बार नज़र डालते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे तो रेवेन्यू, जो इनके ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट होता है, सो रेवेन्यू में हमको दिखेगा कि क्लियर इंक्रीज़ है, कहीं पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर रेवेन्यू ही नहीं इंक्रीज़ होगा तो कंपनी ही ग्रो नहीं कर पाएगी। सो रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग, ये क्लियरली हमें शो करता है कि कंपनी में बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। और देन अगर हम एबिटा एंड एबिटा मार्जिन देखेंगे तो एबिटा में भी क्लियर इंक्रीज़ दिखा है, साल दर साल ये इंक्रीज़ ही करता जा रहा है। बट आप 2021 और 2022 का मार्जिन देखोगे तो स्लाइटली सा 2022 का जो मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है। बट इट्स अ नोन इशू, जो हमारी यूएस इन्फ्लेशन चल रहा है और यूएस में जो इतना इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है उसकी वजह से स्लो डाउन हो रखा है। और इनके ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो यूएस रिलेटेड ही हैं। सो अराउंड 92 to 95% इनकी डिपेंडेंसी यूएस पे है। सो कहीं ना कहीं उसकी वजह से एक इम्पैक्ट है। बट द गुड थिंग इज़ कि इनका रेवेन्यू में इंक्रीज़ है। इवन आप इनका एबिटा में भी देखोगे तो इंक्रीज़ आपको दिखेगा। ओनली द थिंग इज़ कि इनका मार्जिन रिड्यूस हुआ है। सो इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। बट आप यहाँ पे फिर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हो तो कंपनी अच्छा मुनाफा भी कमा रही है, हर साल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज़ होता जा रहा है। सो अगेन दैट्स अ वेरी गुड साइन, यहाँ पे हमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। देन फिर अगर हम नेट कैश फ्लो देखें कि कंपनी रेवेन्यू कर रही है, देन प्रॉफिट जनरेट कर रही है, उसके बाद उसके पास कितना कैश फ्लो इन हैंड बचता है कंपनी के पास। बिकॉज इसकी जो ताकत होती है ये तब काम आती है जब ऐसा इन्वायरमेंट चल रहा होता है, जैसे आपका इन्फ्लेशन का है, बाहर से हमें नेगेटिव न्यूज़ आ रही है। तो अभी कंपनी के पास इतना ज़्यादा काम, माइट भी इतना ज़्यादा काम नहीं हो सकता है। सो अगर उसको सर्वाइव करना है तो उसके पास नेट कैश फ्लो होना बहुत ही ज़रूरी है। और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। स्लाइटली सा वही फाइनेंशियल ईयर 22 में थोड़ा सा आपको डिक्रीज़ दिखेगा, बट अगेन दैट्स नॉट अ बिग डील। वो टेम्प्रेरी इशूज़ हैं, जैसे ये सारी दिक्कतें ख़त्म होती है देन अगेन कंपनी अपना वापस पेस पकड़ेगी और अगेन दे कैन इंक्रीज़। और यहाँ पर आप देखोगे ROC देखोगे तो वो भी आपको क्लियरली यहाँ पर आपको जंप होता हुआ दिखेगा।
फाइनेंशियल ईयर 21 में थोड़ा सा डिप हुआ था, बट अगेन इसने वापस से बैक ऑन ट्रैक हो गया है, सो अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओनली द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो आप आर ओ सी का जो आप परसेंटेज देखते हो, सो वो थोड़ा सा आपको यहाँ पे डिप होता हुआ दिखेगा, कॉन्स्टेंटली डिप होता जा रहा है, बट अगेन मीन्स इट्स अ टेम्परेरी इशू जो मुझे लगता है। और आगे चल के जैसे ही यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन की इश्यूज़ ख़त्म होते हैं, वहाँ पे स्लो डाउन ख़त्म होता है, और इनको जैसे ही अपना काम और एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा, ये सारे इश्यूज़ इनके ख़त्म होते हुए दिखेंगे आपको। अभी हम क्विकली एक बार इनका जो इंडस्ट्रीज़ वाइज ब्रेकअप होता है कि किन किन सेक्टर में ये अपनी एक्सपर्टीज़ को देते हैं काम करने के लिए, तो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम कुछ चीज़ों को ध्यान दें, सो पहली चीज़ तो आपको दिख जाएगी कि लेटेंट व्यू, ये जो कंपनी है ये बेसिकली आप देखोगे तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल एनालिटिक्स कंपनी है, जो कि जिसका प्राइमरी फोकस एनालिटिक्स में है। सो ये वन ऑफ द कंपनी है थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन आप यहाँ पे अगर कुछ की पॉइंट्स नोटिस करो कि इनके जो पार्टनरशिप है और जो ट्रस्टेड पार्टनर्स हैं इनके, वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। सो बेसिकली फॉर्च्यून 500 कंपनीज वर्ल्ड की 500 टॉप कंपनीज होती हैं जिनका ये फॉर्च्यून 500 के अंदर जगह मिलती है। देन आप इनके कुछ की एक्सपर्टीज़ की बात करोगे तो ये जो एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं वो ये हो गया इनका डिजिटल सोल्यूशंस हो गया, बिग डेटा कैपेबिलिटीज़ हो गया, और जो सोशल मीडिया आजकल जो हमारा इतना चल रहा है, तो सोशल मीडिया का भी जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स होता है उसको भी एनालाइज करते हैं। देन कुछ इनके एनालिटिक्स खुद के टूल्स हैं जो कि एज अ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं बाकी कंपनीज़ को। देन आप यहाँ पे देखोगे तो जो इनका क्लाइंट बेस है, क्लाइंट बेस भी इनका बहुत ही अच्छा है। अराउंड 56 एक्टिव क्लाइंट्स हैं इनके वर्ल्ड वाइड में। और बाकी इनका जो सेक्टर वाइज ब्रेकअप है वो आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो ये इनका कुछ सेक्टर वाइज ब्रेकअप आता है, जिसमें कि इनका टेक्नोलॉजी है, कस्टमर एंड रिटेल आता है, जो कि आपको राइट साइड पे भी काफ़ी अच्छे से विजिबल हो पाएगा। सो अगर सेक्टोरियल हम बात करें, सो ये सेक्टर वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज को अपनी एक्सपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि उनके जो फ्रॉड रिलेटेड जो एनालिसिस करना होता है वो ये करते हैं। देन मार्केटिंग के कुछ फाइनेंशियल सर्विसिंग की भी जो मार्केटिंग एनालिटिक्स होती है उसको ये प्रोवाइड करते हैं। और इसी के साथ आप देख सकते हो जो इनके कस्टमर है, जो हमारा कस्टमर सेक्शन होता है, जैसे कि जो हम यूजुअली एफएमसीजी करके जानते हैं जिसको, सो उसमें जो सप्लाई चेन रिलेटेड चीज़ें होती हैं कि हमारा कितना स्टॉक बचा हुआ है और कितना स्टॉक हमें मंगाना चाहिए, तो उस पर ये एनालिसिस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग ये अपना जो कॉल होता है प्रोडक्ट्स के, कितने इनको प्रोडक्ट्स की शेल्फ़ लाइफ है, मतलब कौन सा ज़्यादा यूज़ हुआ जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट्स अपने एफएमसीजी में, आपको रिटेल जो एफएमसीजी रहते हैं वहाँ पे ये मंगाते हैं, जो कंपनीज़ होती हैं एफएमसीजीज़ की। दैन टेक्नोलॉजी वाइज आप देखोगे तो जैसे हमने बात करी कुछ सप्लाई चेन की एंड मार्केटिंग की, तो उस टेक्नोलॉजी वाइज भी ये, जैसे जो हमारी आईटी कंपनीज़ हो गई, उनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इनके जो खुद के टूल्स हैं वो भी ये आईटी सर्विसेज को देते हैं, जिसके एक्सपर्टीज़ से वो बिज़नेस के जो फाइनल डिसीजंस होते हैं वो ले पाते हैं। देन हमारा रिटेल सेक्टर्स के भी कुछ चीज़ें हैं जिनको ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही जो हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ हो गई या फिर हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, उनको भी जो भी एनालिसिस चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अभी एक बार क्विकली हम यहाँ पे नज़र डालते हैं कि जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, सो उसमें इनको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, वो कॉन्स्टेंटली आप देखोगे तो वो इंक्रीज़ होता ही जा रहा है। सो ये कुछ की एरिया है बेसिकली। देन इसके अलावा आप देखोगे तो टेक्नोलॉजी के अलावा इंडस्ट्रियल जो साइड है उसमें भी इनका ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हुआ है। 22 में इनका स्लाइटली सा इंक्रीज़ है, बट इस इंक्रीज़ है इनका इंडस्ट्रियल में भी। देन आप देखोगे कि कस्टमर एंड डिटेल्स में इनका बहुत ही अच्छा जंप दिखेगा आपको यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे जो आप देखोगे तो आपको अच्छा खासा इसमें कस्टमर जो एफएमसीजी और रिटेल सेक्टर हो गया उसमें अच्छा खासा जंप आपको दिखेगा। देन जो फाइनेंशियल सर्विसेज होते हैं, सो उसमें आपको थोड़ा सा डिप दिखेगा, और इसका वेल नोन रीज़न है भी, क्योंकि अभी हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, उनके ऊपर प्रेशर है। सो कहीं ना कहीं जब फाइनेंशियल सेक्टर ही अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो उनके जो कामकाज हैं जो कि ये कंपनी संभालती है, सो वो भी इतना अच्छे से उनको भी काम नहीं मिल पाएगा। सो उसका कहीं ना कहीं आपको रिफ्लेक्शन स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। सो आप देखोगे 22 में इनका काफ़ी डिक्रीज़ हुआ है उस हिसाब से। फिर इनके कुछ जो ऑफिस लोकेशंस है अराउंड द ग्लोब आप देख सकोगे स्क्रीन पे। इंडिया में तो ये चेन्नई एंड बेंगलुरु में ही है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया इनका सिंगापुर में है, देन लंदन में है, डुबलिन में है, म्यूनिच में है, एम्स्टर्डम में है एंड सैन जोस में है। सो वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस भी इनका काफ़ी अच्छा है। देन दिस इज़ द की पॉइंट। अगर आप यहाँ पे देखोगे जो इनकी पार्टनरशिप है,
सो इनकी पार्टनरशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ के साथ में है, जिसमें कि अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का भी नाम आता है, देन गूगल क्लाउड के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है, आईबीएम के साथ भी इनकी पार्टनरशिप है, देन पावर बीआई के साथ, स्नोफ्लेक के साथ। सो काफ़ी बड़ी और नामी कंपनी के साथ ही इनकी पार्टनरशिप है। सो इट्स अ वेरी गुड साइन। देन अभी यहाँ पे जैसे हमने बात किया, इनकी जो क्लाइंट है वो फॉर्च्यून 500 कंपनीज इनकी क्लाइंट रह चुकी हैं। सो यहाँ पे आप देखते हो, तो इसमें जो की आपको नाम दिखेंगे, जो इसमें एडोब आता है, देन ऊबर टेक्नोलॉजी आती है, ऊबर भी इनका क्लाइंट है, देन 7-Eleven करके है जो कि इनका क्लाइंट है। सो ऑल टुगेदर जो इनका क्लाइंट बेस है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो एक बार हम क्विकली इनके प्रमोटर होल्डिंग्स देखते हैं। सो आप प्रमोटर्स होल्डिंग्स देखोगे तो अराउंड 66 के आसपास है, स्लाइटली सा डिक्रीज़ हुआ है इनके प्रमोटर होल्डिंग्स में, बट दैट्स ओके। बट आप यहाँ पे देखोगे तो जो मैं रिस्क फैक्टर की बात कर रहा था कि ये ओनली फॉर रिस्क इन्वेस्टर्स है, और वो इसलिए क्योंकि इसमें FIS एंड DIS की होल्डिंग्स ना के बराबर है, ऑलमोस्ट 1% है। सो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है कि बाकी जितनी भी इनकी होल्डिंग्स है, द गुड थिंग है इसकी प्रमोटर्स के पास काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है, और इसमें पब्लिक भी 30% की होल्डिंग्स ओन कर रहे हैं करेंटली। देन अगर हम इसके कुछ टेक्निकल्स पे नज़र डालें, सो आप यहाँ पे देखोगे तो इसका जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल है वो हर 25-25 के गैप पे बनता है। सो यहाँ पे आप देखोगे 325 पे इसको काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा, देन अभी ये करंटली उसके ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है, और इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकता है वो 350 का रेंज बन सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो 350 के रेंज पे काफ़ी बार इसने सपोर्ट लिया है और इवन रेजिस्टेंस भी फेस किया है। सो इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस 350 का रेंज बनता है। इसके बारे में हम और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। करेंटली अभी एक बार हम इसके परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं। सो इसको ज़्यादा लिस्ट हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, और ये कंपनी की लिस्टिंग होती है नवंबर 2021 में। सो 2021 में इसकी लिस्टिंग होती है, एंड उधर से अभी हमको ऑलमोस्ट 1.5 साल या 2 साल के करीबन हो रहा है। सो बहुत ही रिसेंट लिस्टेड कंपनी है। सो रिस्क फैक्टर तो इसमें हमेशा ही रहेगा, और अगर आप ऊपर से डिस्काउंट की बात करो, सो आपको ये 51% के साथ डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हो जाएगा। सो बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। बट इवन दो इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, सो बेस्ड ऑन द कंडीशन और बेस्ड ऑन द मार्केट सेंटिमेंट्स, ये यहाँ से भी और अच्छा खासा नीचे करेक्ट हो सकता है। सो मेक श्योर कि आप इसमें पूरे अच्छे तरीके से स्टडी करो, अपना भी थोड़ा सा एनालिसिस करो, और आपका कन्विक्शन बनता है देन ओनली गो फॉर दिस स्टॉक। बट जिस हिसाब से इनका क्लाइंट बेस है, जिस हिसाब से इनके फंडामेंटल्स हैं, वो सब देखते हुए लग रहा है कि इसके अंदर वो सारे पोटेंशियल्स हैं कि ये इन फ्यूचर बहुत ही बड़ा मल्टीपैगर साबित हो सकता है IT इंडस्ट्री के अंदर। बट अगेन द की फैक्टर इज़ इट्स अ वेरी वेरी रिस्की कंपनी, जो कि आप लोगों को ध्यान दे के चलना चाहिए। वेरी रिस्की कंपनी। सो जिनका रिस्क एपेटाइट अच्छा है वही इसके बारे में डिटेल में देखें, और एज़ पर रिस्क एपेटाइट देन ओनली यू कैन गो फॉर दिस कंपनी। और एक बार बस क्विकली हम ये लास्ट में एक बार इसके सपोर्ट्स को चेक करते हैं। सो जैसे हमने बात करी थी प्रीवियस स्लाइड में कि 350 का जो इसका सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा था। आप यहाँ पे देखोगे इसने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये 350 के रेंज पे वापस इसने सपोर्ट लिया, फिर इसने सपोर्ट लिया, एंड यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 350 पे काफ़ी स्ट्रगल किया इसने, देन यहाँ पे स्लाइटली सा 350 पे, और ये जो एरिया है यहाँ पे अब ये ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सो अगर आपको सेफ़ गेम खेलना है, अगर आपको एक सेफ़ बाई करना है इस स्टॉक के बारे में, देन आप ये 350 का जो सपोर्ट है, और जो कि करेंटली ये रेजिस्टेंस एज अ काम करेगा अभी। सो जब ये 350 का जो एरिया है इसको ब्रेक करके स्टॉक ऊपर जाता है, देन यू कैन थिंक अबाउट दिस स्टॉक। अगर आपको बाई करनी है तब आप इस लेवल के बार बाई कर सकते हो। और करेंटली अगर आप देखना चाहते हो कि अब लोअर साइड पे आपका क्या सपोर्ट बनता है, तो इसका जो ऑल टाइम आप कह सकते हो जो इसका ऑल टाइम लो रहा है वो अराउंड इसका 305 समथिंग ऑल टाइम लो रहा है। सो साइकोलॉजिकल सपोर्ट तो 300 का बनता है, लेकिन वहाँ तक ये गया नहीं। सो आप एक रेंज मान के चल सकते हो कि आप 310 का रेंज मान के चल सकते हो, 310 से 325 ये एक रेंज हो सकती है अच्छी, जिसके बीच में आप एक्यूमुलेट कर सकते हो। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। बट मेक श्योर अगेन इट्स अ डिस्क्लेमर कि ये बहुत ही रिस्की स्टॉक है, और इसके बारे में आपको डिटेल में एनालिसिस करना है, और इसके बारे में जब आप डिटेल में एनालिसिस करते हो, आपका कन्विक्शन बनता है, देन ओनली यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्टॉक। और इसी के साथ हम अपना वीडियो यहीं पे क्लोज़ करते हैं। आपके कोई सजेशंस हो सो फील फ्री टू कमेंट आउट, और किसी और स्टॉक्स के बारे में आपको फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए, सो प्लीज़ मेक श्योर टू पुट योर सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।